नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड टेस्ट पायलट ने कहा कि भारत को LCA Mark II प्रोग्राम को स्किप कर देना चाहिए और उसकी जगह AMCA पर ध्यान देना चाहिए। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे का उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये दिया है कि LCA Mark II, जिसे कि LCA Mark 1A फाइटर जेट का उत्तराधिकारी बनाया गया है, जिसमें कि एक बढ़ी हुई क्षमता होगी और यह अधिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। और LCA Mark II यानी कि LCA AF Mark II इसकी बेहतर ऑपरेशनल क्षमताएं होंगी। हालांकि उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि तेजस Mark 1A में पहले ही LCA Mark II की ऑपरेशनल क्षमताएं और तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट LCA Mark II की तरह समान उपकरण और सिस्टम ले जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि LCA Mark II भारत के 5वीं पीढ़ी के प्रोग्राम को और लेट कर सकता है, क्योंकि तेजस Mark II प्रोग्राम में संसाधनों को शामिल करने से AMCA के विकास में और अधिक देरी हो जाएगी और AMCA को भारतीय वायुसेना के लिए हायर प्रायोरिटी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना खुद LCA AF Mark II यानी कि तेजस Mark II फाइटर जेट के विकास में पूरा सपोर्ट दे चुकी है और LCA Mark II की वो 120 यूनिटें खरीदेगी। ऐसे में दोस्तों आपकी भी क्या राय है इस बारे में, जो कि एक पूर्व टेस्ट पायलट ने कही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक भी कहा है, क्योंकि तेजस Mark 1A में कई सारे ऐसे सिस्टम और समानताएं हैं जो कि LCA Mark II यानी कि तेजस Mark II प्रोग्राम में आपको देखी जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्षमताएं होंगी। और यहाँ पर जो AMCA को लेकर उन्होंने कहा कि इससे वो प्रभावित हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना को देखकर ऐसा लग रहा है कि चीन अब लड़ाई के मूड में है, क्योंकि दोस्तों लगातार ऐसी खबरें LAC से आ रही हैं जो वाकई में चौंका देने वाली है। दरअसल चाइना ने LAC के पास अपने अर्ली वार्निंग रडार्स को तैनात किया है और ये चाइना का ऐसा कदम है जो सीमा पर चाइना के सैन्य निर्माण के बारे में चिंताएं पैदा करता है। फ्लैट बाउल अर्ली वार्निंग नाम के रडार को चाइना ने मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम में लगभग 32 किलोमीटर और सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर रखा है। फ्लैट बाउल रडार चाइना के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जहां चीन या तो नए हथियार सिस्टम तैनात कर रहा है या फिर वो LAC के पास अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा है। चाइना अपने रडारों का नाम अलग तरीके से रखता है, जैसे कि राइस बाउल, राइस स्क्रीन या फिर ग्रेट वॉल, जो इन निगरानी प्रणालियों के महत्व को उजागर करती है। नया रडार सिस्टम काफी एडवांस है। चाइना ने जिस जगह को चुना है वो पहाड़ी इलाके में स्थित है, ताकि इस रडार सिस्टम से चाइना को अधिक कवरेज मिल सके। इसके अलावा सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर रडार की स्थिति LAC से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी अनुमति देता है। वहीं दोस्तों रडार की ये तैनातगी तिब्बत में भी सैन्य गतिविधियों का संकेत है, जहां PLA अपनी यूनिट्स में बदलाव कर रहा है और लगातार वो अपनी सेनाओं की रोटेशन कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने अक्साई चीन में अंडरग्राउंड टनलें बनाई है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया गया है कि उत्तरी लद्दाख में डेप्सांग के मैदानों से 60 किलोमीटर पूर्व में चीन के सैनिकों और हथियारों के लिए बंकरों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। चाइना नदी के किनारे एक पहाड़ी में सुरंग तैयार कर रहा है और ये क्षेत्र पूर्व में अक्साई चीन में स्थित है, जो कि चीन के कब्जे वाला क्षेत्र है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भारत भी इस पर दावा करता है। मैक्सार के द्वारा ली गई तस्वीरों में पता चल रहा है कि नदी घाटी के दोनों किनारों पर चट्टानों में खोदे गए कम से कम 11 पोर्टल या शाफ्ट बनाए गए हैं और ये तस्वीरें कुछ महीने पुरानी हैं, जिसका मतलब साफ है कि चाइना हवाई हमलों और तोपखानों से भारी हथियारों और सैनिकों की रक्षा करने के लिए इस तरीके के काम कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना को एक बड़ी बढ़त मिली हुई है, इसीलिए वो इस तरीके के निर्माण कार्य कर रहा है। वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि चाइना ये काम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत को कई तरीके के फायदे हैं और इससे चाइना को एक खौफ भी पैदा हो रखा है, जिसकी वजह से वो हताशा के रूप में इस तरीके के काम कर रहा है। क्योंकि गलवान संघर्ष के बाद भारतीय सेना काफी आक्रामक हुई है और विशेष रूप से भारत ने अपने आर्टिलरी, अपने फाइटर जेट्स इनको तैनात किया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना लद्दाख के मोर्चे पर चीन के खिलाफ कई फ्रंटलाइन एयरबेस को ऑपरेट करती है और भारतीय वायुसेना न्योमा में एयर लैंडिंग ग्राउंड में रनवे का विस्तार कर रही है, तो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती है। चीन अपने को बचाने के लिए इस तरीके के निर्माण कर रहा है और ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए भी टेंशन है, क्योंकि इस तरीके की जो सुरंगें वो तैयार कर रहा है वो रणनीतिक रूप से चाइना को फायदा जरूर देगा। लेकिन इतना तो है कि चाइना को भारत से यहाँ पर डर जरूर लगा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि सीधे हमलों से बचने के लिए बंकरों के चारों तरफ मिट्टी उठाई गई है। एंट्री और एग्जिट क्षेत्रों में विशिष्ट कांटा डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य बमबारी से दबाव के प्रभाव को कम करना है। और 2020 की झड़प के बाद भारत ने लद्दाख क्षेत्र में सड़क और सुरंगों का निर्माण भी काफी तेजी से किया है और भारत दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO सड़क का निर्माण पूरा कर चुका है। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
आप सब जानते हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 19,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी है भारतीय नौसेना के फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए। और यहाँ पर भारत ने एक ऐसी चाल चली जिससे कि तुर्की को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। यानी कि ये जो 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई फ्लीट सपोर्ट शिप्स होंगी वो भारत में स्वदेशी रूप से तैयार की जाएंगी, जिसे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तैयार करेगा। लेकिन पहले ये बात की गई थी कि भारत तुर्की के शिपयार्ड के साथ समझौता करेगा, जिसके तहत दोनों ही इनको मिलकर तैयार करेंगे। तुर्की को हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिक्स है, जिस तरीके से पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है। और ऐसे में ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर हम इनके साथ काम करते हैं तो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए। और तुर्की कुछ ऐसे सेंसर्स और सिस्टम लगा सकता था इन एफएसएस में जो कि सीधा पाकिस्तान को जानकारी देती। इसलिए भारत ने ये फैसला इस तरीके से लिया कि तुर्की के शिपयार्ड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये जो एफएसएस होते हैं यानी कि फ्लीट सपोर्ट शिप्स, ये समुद्र में जहाजों को ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडारण से भरकर नौसेना के ऑपरेशन में जरूरी सहायता प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारतीय सेना की ओर से डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में ब्राजील सेना के जनरल कमांडर शामिल हुए और उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में अपनी विभिन्न स्वदेशी हथियार प्रणालियों से अपने युद्ध कौशल और दुश्मन को खत्म करने का जीवंत प्रदर्शन कर ब्राजील के सेना कमांडर को प्रभावित कर दिया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास किया गया। मतलब साफ है कि भारत ब्राजील में स्वदेशी हथियारों को निर्यात करना चाहता है और यही वजह है कि ब्राजील के सेना कमांडर को स्वदेशी हथियारों पर यह युद्धाभ्यास करके दिखाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंक्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके अलावा उन्हें जो मेंटेनेंस सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें देरी हो रही है। ऐसे में भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी एयरबॉर्न डिफेंस एंड स्पेस ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए। उन्होंने T-72 टैंक को पूरी तरीके से रिफर्बिश किया है और भारतीय सेना को इसे मूल्यांकन के लिए सौंप दिया है। और एक बार ये सेलेक्ट हो जाता है तो इस कंपनी को बड़ी संख्या में T-72 के रिफर्बिशमेंट का काम मिलेगा। यही नहीं, ये कंपनी T-72 का एक कंप्लीट हल भी तैयार कर रही है और 2 हल के ऑर्डर उन्हें भारतीय सेना की तरफ से मिल चुके हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और केन्या को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में एक हाई लेवल डिस्कशन हुआ है भारत और केन्या के डेलीगेशन के बीच और केन्या भारत से लाइन ऑफ क्रेडिट चाहता है। यही नहीं, केन्या की तरफ से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, राइफल और ATAGS की खरीद पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसे कि वो अपनी सेना के लिए खरीदना चाहता है। इसके अलावा केन्या भारतीय फ्रिगेट्स को अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है। यही नहीं, इस मीटिंग के दौरान केन्याई शिपयार्ड लिमिटेड ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक MOU भी साइन किया है ताकि दोनों संयुक्त रूप से शिप डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वेंचर तैयार करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेर ने C390 मिलेनियम डे इन इंडिया आयोजित किया और इस इवेंट में उन्होंने भारतीय इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत की। एम्ब्रेर भारत में स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली 80 C295 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए बनाना चाहता है और C390 की खास बात यह है कि ये अन्य मीडियम साइज के जो मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है उनकी तुलना में ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है और ये तेज़ी से उड़ान भर सकता है और अलग अलग मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब F414 इंजन डील भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही होने वाली है, क्योंकि इसके लिए अब US कांग्रेसनल अप्रूवल कुछ दिनों में मिलने वाला है और 25 अगस्त को ही F414 इंजन डील के लिए लीगल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान US कांग्रेस मेंबर्स के पास एक अवसर था कि वो भारत को इस इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने पर आपत्ति उठा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने इस डील को सपोर्ट किया और अब ये इंजन डील वो भी 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत के साथ होगी और पहला बैच इन इंजनों का भारत में 2026 से तैयार होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने चौथा और आखिरी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट महेंद्रगिरी को 1 सितंबर को लॉन्च करने का फैसला किया है, जो कि भारतीय नौसेना में 2027 में कमीशन होगा। वहीं गार्डन शिप बिल्डर पहले ही 3 P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट लॉन्च कर चुका है और ये तीनों फ्रिगेट्स 2025 से 2026 तक भारतीय नौसेना में कमीशन होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जो कि 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का फॉलो ऑन ऑर्डर देने को तैयार है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड टेस्ट पायलट ने कहा कि तेजस मार्क 1A में अपग्रेडेड फीचर्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए और छोटे मोटे बदलाव इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किए जाने चाहिए
वो भी हर 40 एयरक्राफ्ट के रोल आउट होने के बाद। इस तरह से तेजस मार्क 1A फ्लीट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिलेगी और छोटे स्तर पर ये जो बदलाव किए जाएंगे वो आगे लंबे समय में इन 183 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की रिसोर्सेज को भी बचाएंगे और ओवरहॉल के समय को भी बचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा एयरबेस में मिस्र में होने वाला अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 भारत के MiG-29 UPG और पाकिस्तान के JF-17 के बीच अब आमना सामना देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारत के उन्नत MiG-29 और पाकिस्तान के JF-17 थंडर जेट दोनों की भागीदारी ने विशेषज्ञों के बीच एक रोमांच पैदा कर दिया है। ऐसे में दोस्तों ये पाकिस्तान का एक रणनीतिक कदम भी है। अब वो अपने JF-17 के साथ एक्सरसाइज में भाग लेता है। वहीं भारतीय MiG-29 जो कि उन्नत संस्करण के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसे कि अमेरिकी F-16 फाइटिंग फाल्कन और FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक विरोधियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। ये फाइटर जेट भारत के शस्त्रागार में एक प्रमुख संपत्ति भी है। अब दोस्तों भारत का MiG-29 और पाकिस्तान का JF-17 ब्राइट स्टार 2023 में एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। इसीलिए अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हुए विक्रम लैंडर की पहली तस्वीर ली है और इसरो के द्वारा ये फोटो ट्वीट भी की गई है, जिसमें लिखा है स्माइल प्लीज। ये तस्वीर रोवर ने ऑन बोर्ड नेविगेशन कैमरे नैव कैम से ली है और प्रज्ञान रोवर में एक तरफ ये 2 नैव कैम लगे हैं। असल में रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम है और ये 3 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा है और 2.8 फीट ऊंचा और ये 6 पहियों पर चलता है और ये अगले 13 दिनों तक चांद की सतह पर तब तक काम करेगा जब तक इसे सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। तब तक ये अपने कैमरों की मदद से चांद की सतह और विक्रम लैंडर की तस्वीरें लेता रहेगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की पुष्टि भी की है। यही नहीं, चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का भी खुलासा हुआ है। चांद की सतह पर मैग्नीशियम और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता चला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो ने आदित्य L1 के बारे में एक नई जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है। अंतरिक्ष यान 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना का रिमोट ऑब्जर्वेशन और L1 पर सौर हवा और सीटो ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।